हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट है चिल्ड्रन एंड स्पोर्ट्स। देखो बेटा, जो ये स्पोर्ट्स है सिर्फ गेम से नहीं है, ये आपकी बॉडी की जो एक्सरसाइजेस वगैरह होती हैं। जैसे कि बच्चा जन्म लेता है, जन्म के बाद ही वो अपने हाथ पांव मारना शुरू कर देता है, वो उसकी एक्सरसाइज के अंदर काउंट हो जाता है। तो वो धीरे धीरे अपने हाथों को पाँव को हिलाना शुरू करता है, एक्सरसाइज करना शुरू करता है। जैसे रोता है तब भी हाथ पाँव को मारता है। जो जो वो बड़ा होता है, ये अपनी एक्टिविटीज को बढ़ाना शुरू कर देता है। यही हम आज करेंगे, ये मोटर डेवलपमेंट। मोटर डेवलपमेंट यानी कि बच्चे का जो विकास है, मोटर डेवलपमेंट कैसे होती है। ठीक है। स्पोर्ट्स आर गुड फॉर चिल्ड्रन ऑफ ऑल स्टेजेस। Children can enjoy and enhance their physical activity by taking part in organized sports and game. However, the sports activity should be appropriate for the children. Engaging in sports which do not match their development abilities can be lead to disappointment. Okay, thus can be even results in early dropped out. Okay, then meaning of motor development. Motor development refers to the development of a child's bones, muscles, and his ability to move around the manipulate his environment. In a simple word, we can say that motor development means the development of various motor abilities from birth till death. Okay. जो ये मोटर डेवलपमेंट है बेटा, ये दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं हम इसको। जैसे कि ग्रोस मोटर डेवलपमेंट और फाइन मोटर डेवलपमेंट। ग्रोस में आपको ध्यान रखना है कि ये लार्ज मसल्स के में होती है। इट में इन्वॉल्व्स द डेवलपमेंट ऑफ लार्ज मसल्स इन द चाइल्ड्स बॉडी, स्पेशली वाइल सीटिंग, वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग। ओके। और फिर है होती है इसमें फाइन मोटर डेवलपमेंट। ठीक है। फाइन मोटर में स्मॉल मसल्स आती हैं ऑफ द बॉडी, स्पेशली ड्यूरिंग द स्मॉल मूवमेंट ऑफ द फिंगर्स एंड हैंड्स, फॉर एग्जांपल होल्डिंग द जेवलिन, डिस्कस बॉल, कैचिंग ए क्रिकेट बॉल, स्मैशिंग वॉलीबॉल, एक्सेट्रा। ओके। फाइन और ग्रोस के बाद हम देखते हैं मोटर डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन। मोटर डेवलपमेंट चिल्ड्रन के अंदर तीन पार्ट्स में क्या है। अर्ली चाइल्डहुड 3 to 6 ईयर में होती है, फिर है मिडिल चाइल्डहुड 7 to 10, देन लेट चाइल्डहुड 11 to 12। 3 पार्ट्स में है। आपको ये इसके जो एजेस वगैरह है वो भी साथ में मेंशन करनी है कि किस एज में बच्चा कैसा होता है। ये आपको ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ माइंड के अंदर सेट करना है कि इस एज में बच्चा कौन कौन से गेम कर सकता है। आपके घरों में भी बच्चे होते हैं, या छोटे चाचे ताऊ के बच्चे, या खुद के छोटे भाई बहन, या आप अड़ोस पड़ोस के बच्चों को देखते हैं, स्कूल में भी बच्चों को देखते हैं, तो उनके अंदर क्या क्या मूवमेंट होती है, वो क्या क्या गेम कर सकते हैं, आप वो इमेजिन करके या देख के भी लिख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको ये रटना है। अर्ली चाइल्डहुड, द पीरियड ऑफ अर्ली चाइल्डहुड स्टार्ट्स फ्रॉम 3rd year टू and continues till 6 year. हमने मेंशन किया 3 to 6. Okay. The motor development during this period takes place rapidly. This stage is also known as the preschool years. In this period, a child becomes perfect in various fundamental movement and such as running, jumping, throwing, and acquire the ability to until they combine these movements. In this period, चिल्ड्रन स्ट्राइड लेंथ इंक्रीज। स्ट्राइड लेंथ क्या होती है बेटा, आप लंबे स्टेप रखते हैं, भागते हो। जैसे कि तो शॉर्ट स्टेप में हम लेते हैं, पैर बिल्कुल पास पास रखते हैं, स्पीडली भागते हैं, लेकिन पैरों को बिल्कुल फैला के रखना, ये स्ट्राइड्स कहलाते हैं। ये स्ट्राइड लेंथ इंक्रीज होगी तो हमारी जो रेस वगैरह है वो भी इंक्रीज होती है। एंड दे डेवलप ए मोर मैच्योर रनिंग पैटर्न। During this period, proficiency in the climbing on ladders became efficient, and they can combine these movements efficiently under changing the difficult conditions. They became efficient in various movement combinations such as running and jumping, catching and throwing, running and throwing. Okay. Thus, they became efficient in all such movements, but still competitions at this stage should be avoided. Then middle childhood starts from 7 to continues up to 10 year. During this period, children became active and agile. During this period, children have a desire to compete with children on their own age group. They also have an
urge to improve upon their previous performance, efficient in the variation of movement which they had already learned. Their speed related abilities develop at a fast rate. Coordinative abilities also show a higher level of development in this age group. Flexibility develops at a very slow rate. Flexibility develops more in early age. Okay. And then should be during this period rules should be flexible, instructions time should be short, and there should be a minimum competitions. Stress should be given on movement correction. Then late childhood, 11 to 12 year. Strength begins to different, but the differences are small. Boys and girls are able to complete event. Most of the children master most intricate and complex motor skills. In this time, coaches or teachers or physical education should continue the encourage skills development with an increased stress on strategy and tactics. Running and jumping movements quarterly and well quantitatively develop at a faster rate than in the middle childhood period. Then factor affecting motor development. कौन कौन से फैक्टर जो हैं वो अफेक्ट करते हैं, चाहे वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड है, डाइट से, एनवायरनमेंट से, मोटर डेवलपमेंट के ऊपर जरूर ही वो इफेक्ट करते हैं. फर्स्ट है इसमें जैसे कि बायोलॉजिकल फैक्टर. द परसेंटेज ऑफ फास्ट ट्विच फाइबर्स एंड स्लो ट्विच फाइबर्स डिपेंड ऑन biological factors. In fact, these factors are likely to affect the rate and ability of the motor development. The factor also related to the body weight, size and strength. Then environmental factor, physical and social factor are likely to affect the motor development of children. Then nutrition affect physical activities, opportunities, sensory impairments, postural deformities and obesity. Then exercise guidelines at different stages. अब बेटा स्टेज जो हमने ऊपर की थी वही स्टेज है, उससे मतलब थोड़ा सा कुछ एक दो टॉपिक अलग हैं. तो उसमें क्या क्या गाइडलाइन दी जाएंगी, जैसे कि इन्फेंसी पीरियड है, बिल्कुल छोटे बच्चे जैसे होते हैं उनको कौन सी एक्सरसाइज होती है. अच्छा, फिर जो अर्ली चाइल्डहुड है, लेटर चाइल्डहुड है, अडोलसेंस और अडल्टहुड है, इनमें कौन कौन सी एक्सरसाइज हम बच्चों को करवा सकते हैं. इन इन्फेंसी पीरियड, during the stage of growth development, physical activity or exercise should be encouraged. In infancy period, the infant should be provided objects, toys and games that encourage to move and to do things for themselves. Infant should be included in some exercise such as moving arms, legs and reaching to various objects. They should be provided with safe environment for performing these activities or exercise. Watching TV and other electronics media should be avoided by the infants. Infants should not be restrained in high chair for prolonged period. They should be encouraged to walk instead of using with a stroller to carry them around. Some simple exercise like throwing, catching, kicking a ball. Then early childhood, 3 to 7 year. In this period, growth and development, such exercise or physical activity should be encouraged with help in developing complete in movement skill like throwing, jumping, catching and kicking the ball. Emphasis should be laid on participation and not on competition. Structural as well as unstructured physical activity should also be performed daily for at least
60 minutes by children during this stage of growth. Stress should also be laid on clean and safe environment during the stage of growth. They may be allowed to watch quality program on TV for 1 and 2 hours. Then later childhood, 8 to 12 years. During this stage growth or development, children should include in activities such as stunt, throwing, jumping, catching, running, etc. so that they can acquire body control, strength and coordination. However, activities related to endurance should be avoided. Stress also be laid on the organized or team games, which aim to develop social consciousness in them. During this stage, children should be introduced to competitive sports and taught the basic rules of sports competition. In this period, that build the endurance, strength, agility, coordination and balance. Then adolescence, 13 to 19. During this stage, moderate of vigorous intensity exercise activity is recommended for at least 60 minutes and up to several hours every day. They should also include a muscle strengthening exercise at least 3 weeks per day. Adolescents or teenagers should be reduce sedentary behavior, physical activity or exercise such as running, gymnastic, push-ups, jumping rope, playing hockey, basketball, swimming, etc. In adulthood, above 19 years, adulthood should be tried to active always. They should do brisk walking, bike riding, dancing, swimming and moderate intensity. Okay. They should minimize the amount of time spent being sedentary. As matter of fact, adults require such exercise or activities that help to increase their muscular and bone strength. So they should perform resistance exercise at least 2 days in a week to tone their muscles and bones. These exercise skeletal muscle, strength, power, endurance and mass. For bone strengthening, they should include running, jumping, rope and weight training, etc. Then next is advantages and disadvantages of weight training. वेट ट्रेनिंग बेटा वेट के हिसाब से मत करना कि जिसमें वेट उठाया जाता है वो वेट ट्रेनिंग है. वेट ट्रेनिंग पर्टिकुलर मसल्स वगैरह को डेवलप करने के लिए होती है. एक इसकी जैसे कि मीनिंग है क्या होती है वेट ट्रेनिंग. वेट ट्रेनिंग इंक्लूड्स दोज एक्सरसाइज आर डिजाइंड टू स्ट्रेंथन स्पेसिफिक मसल by causing them to overcome a fixed resistance, usually done with the help of barbells or dumbbells. In fact, weight training refers to the exercise phase of the activity where weights in the form of barbells and dumbbells are used to condition and alter the size of various segments of the body. Weight training is a method to develop the physical fitness. Firstly, it started in 1936 गेम्स के अंदर इसको देखने को मिलता. Since the use of weight training across the world has become the rule rather than expectation. Sometime the student asked the question, when was start the weight training? Actually, weight training can be started at the age of 12, but it should be supervised by the experienced coach. Next, advantages of weight training. Advantage first, the helps in getting good shape, best mean of providing fitness, helpful in enhancing athletic performance, best mean to develop strength, increase bone density, reduce stress and tension. And the disadvantage, risk of injury and less flexibility. Okay. Then next is concept and advantages of good posture. Correct posture, good posture, ये क्या होता है बेटा?
Posture is the position in which we hold our body upright against gravity while standing, sitting, walking, running or laying down. The force of gravity factors upon our body constantly. ये क्वेश्चन आएगा बोर्ड के अंदर, जैसे कि व्हाट डू मीन बाय करेक्ट पोस्चर. यू हैव टू राइट डेफिनेशन और मीनिंग. लाइक अ गुड पोस्चर इज which the body is so balanced as to produce least fatigue. ये 2-3 और देख लेना आप लोग इसकी डेफिनेशन. फर्स्ट, करेक्ट पोस्चर ऑफ स्टैंडिंग. स्टैंडिंग करेक्ट पोस्चर बेटा, जैसे कि आप बिल्कुल सीधे खड़े हैं, आपके पैरों के बीच में 3 से 4 इंच का जो दूरी होनी चाहिए, आपके कंधे बिल्कुल सीधे, स्ट्रेट नीज, आपकी चिन थोड़ा अंदर की तरफ, चेस्ट सीधी, belly backward and pressed inside with the equal body weight on both feet. The entire body should be balanced in this position. जो एक लाइन होती है, स्ट्रेट जो लाइन आती है, वो आपकी बिल्कुल बॉडी के सेंटर में जानी चाहिए. फ्रॉम द साइड द लाइन ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी मस्ट पास थ्रू द ईयर, शोल्डर, हिप, नी एंड एंकल. ये पोजीशन जो आपकी है, ये बिल्कुल स्ट्रेस फ्री और आपकी सेंटर में सही मानी जाती है. देन द करेक्ट पोस्चर ऑफ सिटिंग. जब आप चेयर पे बैठ रहे हैं तो बिल्कुल आप पीछे की तरफ होके बैठेंगे, आपका गर्दन वगैरह बिल्कुल सीधी, स्पाइनल कॉलम है, शोल्डर है, हिप वगैरह है, ये सारे एक लाइन में आने चाहिए. लेग शुड बी टच टू द ग्राउंड एंड शुड नॉट बी इन हैंगिंग पोजिशन. और ये सारा आपका थाइज वगैरह ये हॉरिजेंटल पोजिशन में होनी चाहिए. वाइल वी रीड द बुक शुड बी इन द टेबल बट द बुक नॉट टू बी फॉर अवे फ्रॉम द नियर द आईज. अप्रोक्सीमेटली जो डिस्टेंस है वो 30 सेंटीमीटर वगैरह का हो. ठीक है. फॉर सिटिंग टेबल विद स्लाइट इंक्लिविटी टूवर्ड द आउटसाइड इज अप्रोप्रिएट. तो जो ये 3 नंबर का भी क्वेश्चन आ सकता है कि एडवांटेजेस ऑफ करेक्ट पोस्चर. तो एडवांटेज करेक्ट पोस्चर के आप कुछ भी लिख देना, 3-4 आपको बता देते हैं. फिजिकल अपीयरेंस आपकी गुड लगती है, ग्रेस और इफिशिएंसी ऑफ मूवमेंट होती है, फिजिकल फिटनेस, हाइजीन वैल्यू, सोशल वैल्यू, इकोनॉमिक वैल्यू, प्रिवेंट डिसऑर्डर एंड डिजीज. देन चेंज इन मेंटल एटीट्यूड, फटीग, इम्प्रूव स्पीच, इम्प्रूव्स कंसंट्रेशन पावर. देन कॉजेज ऑफ बैड पोस्चर. बैड पोस्चर के एक तो इम्प्रॉपर डाइट, डिजीज बाय बर्थ, ड्यू टू एक्सीडेंट, फटीग्स, fashion, imitation, lack of fresh air and light, lack of rest and sleep, lack of proper exercise, lack of awareness, unsuitable furniture, improper way of carrying weight, obesity, habits and other reasons. Then इसके बाद आते हैं कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटीज. जो पोस्चर की जो डिफॉर्मिटीज हैं वो कौन कौन सी हैं. फर्स्ट है ये, जैसे कि हम देखते हैं, स्पाइनल कर्वेचर, फ्लैट फुट, नोक नीज, बो लेग्स और राउंड शोल्डर. अब इसमें आते हैं तो ये देखते हैं हम स्पाइनल कर्वेचर की जो है, ये है काइफोसिस, KYPHOSIS, काइफोसिस, लॉर्डोसिस और स्कोलियोसिस. ये 3 है बेटा, ये स्पाइनल के अंदर आती हैं. ये अलग से मत लिखना इसका नाम. स्पाइनल के अंदर यानी कि रीढ़ की हड्डी से आपकी रिलेटेड होंगी ये. देन फ्लैट फुट और नोक नीज, बो लेग्स, राउंड शोल्डर. अब हम इसमें देखते हैं तो ये आते हमारे स्पाइनल कर्वेचर. ये स्पाइनल जो है बेटा काइफोसिस, यानी कि इसमें हमारी जो बॉडी है ये इस तरह से के पीछे की तरफ हो जाती है. ये हमारी रीढ़ के सपोज हमें ये बिल्कुल सीधा जाना है तो ये हमारी थोड़ा सा पीछे की तरफ निकली होगी हमारी ऐसे. ठीक है. ये होती है काइफोसिस. काइफोसिस implies in an increase or the backward or the posterior curve, decrease reveal for a forward curve. It is also called round upper back. Depression the chest is common in काइफोसिस. अब ये डिप्रेशन द चेस्ट हो जाता है इसके अंदर, जैसे चेस्ट अंदर की तरफ चली जाती है तो वो जो चेस्ट है इसको थोड़ा प्रेस करते हैं अंदर की तरफ से.
ये कोजेज वगैरह देंगे बेटा, तो इसमें कोजेज इन तीनों के लगभग, तीनों के क्या थोड़े बहुत लगभग सबके सेम मिलेंगे। जैसे कि आ जाता है ये मल न्यूट्रिशन, इलनेस, क्राउडेड एरिया, अनअवेलेबिलिटी ऑफ प्योर एयर, अनसफिशिएंट एक्सरसाइज, रिकेट्स, कैरिंग हैवी लोड्स ऑन शोल्डर्स, अनसूटेबल फर्नीचर, वीक मसल, शाइनेस, और ये हैबिट ऑफ डूइंग वर्क बाय लीनिंग फॉरवर्ड। ये जो इसके प्रिकॉशंस वगैरह बताएंगे बेटा, ये लगभग उसमें एक्सरसाइज वगैरह के अंदर आते हैं लगभग तो ये, लेकिन फिर भी जो बिगनिंग के अंदर होते हैं उनको अप्रोप्रिएट फर्नीचर वगैरह देना चाहिए, स्टैंडिंग वगैरह वॉकिंग के बच्चों को सही पोस्चर वगैरह बताने चाहिए, अच्छी डाइट रखनी चाहिए, और जो बैलेंस्ड पोस्चर है उसके बारे में बताना चाहिए। एक्सरसाइज वगैरह लगभग इसमें हेल्प करती हैं। देन रेमेडीज, इसमें बेटा सीटिंग जो चेयर वगैरह है, स्टैंडिंग है, वो सारा सही होना चाहिए, पीछे बैक लगा के बैठना चाहिए। ऑलवेज कीप अ पिलो अंडर द बैक व्हाइल स्लीपिंग, बेंड द हेड बैकवर्ड इन स्टैंडिंग पोजीशन। जो आसन वगैरह है वो इसमें बेनिफिशियल रहेगा, स्पेशली है जैसे धनुरासन। अच्छा, जो बिल्कुल सीधा लेटना बैठना, ये इसमें बेनिफिशियल रहेगा। अब लोर्डोसिस में जो स्पाइन है वो आपके बिल्कुल सीधे होने की बजाय पेट जैसे बाहर की तरफ आ जाते हैं, और ये जैसे बाहर की तरफ आ जाते हैं तो जो बैक है वो भी अंदर की तरफ घुस जाती है। जो कमर सीधे होने की बजाय ये भी थोड़ा अंदर की तरफ ऐसे मिलेगी, ठीक है। इसमें लोर्डोसिस के अंदर भी लगभग पोजीशन वगैरह जो बता रहे हैं वो ये ही रहेगी। इसके कॉजेज होते हैं जो इम्बैलेंस डाइट, प्रॉपर एनवायरनमेंट, इम्प्रॉपर एनवायरनमेंट, वर्टिब्रा, स्पाइनल कॉर्ड, मसल्स आर द कॉज ऑफ लोर्डोसिस। ये सारी इसकी रहेगी, फूड वगैरह के अंदर रहेगा इसकी दिक्कत। प्रिकॉशंस है, बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। ओबेसिटी वगैरह को, इसको ज्यादा ओबेसिटी हो जाती है कई बार एक कम एज के अंदर, तब हो जाती है भी डिजीज। एक्सेसिव इनटेक द फूड शुड बी अवॉइडेड। रेमेडीज वगैरह जैसे हलासन करना चाहिए, परफॉर्म सिटअप्स करना चाहिए लेट के, और ये जो हाथ वगैरह को ऊपर पीछे की तरफ उठाना चाहिए, और जो स्टैंडिंग पोजीशन में बिल्कुल सीधा लेटना चाहिए। 45 डिग्री के एंगल पर अपने पैरों को उठाना चाहिए लेट के सीधा। टो टच एक्सरसाइज शुड बी डन फॉर एटलीस्ट 10 मिनट्स। Sit down and extend your legs forward. Try to bring the knees to touch your forehead. Repeat this exercise 10 times. Then scoliosis. Postural adaptation of the spine is lateral directions is called scoliosis. In fact, these are the sideways curves and may be called scoliotic curves. A simple or single curve of the left or left is commonly called as C curve, and scoliotic curve may be found in S shape. Then its causes, it due to be many reasons, but the main reason and disease in the joint of bones, underdeveloped legs, then paralysis, rickets, carrying heavy loads on one shoulder, unhealthy condition such at the lighting arrangement, uncomfortable desk, partial deafness, wrong standing posture, etc. And precautions क्या लेनी चाहिए? बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। स्टडिंग should be avoided in the sideways bending position. Avoid walking for long time while carrying weight on one hand. इनमें बेटा आपको एक कॉमन चीज ये बताती हूँ, जो भी पोस्चरल डिफॉर्मिटीज है, ये अगर बाई चांस आपके अगर जैसे कि फॉर एग्जांपल करते हो काइफोसिस से करते हैं, अगर हमारे इधर है तो हमें जितनी भी एक्सरसाइज हैं वो हमें उल्टी साइड में करनी है, क्योंकि अगर हम इस साइड में करेंगे तो ये पोजीशन हमारी स्ट्रेट आ जाएगी इससे। ऐसे लोर्डोसिस में, स्कोलियोसिस में अगर इधर का स्कोलियोसिस है, इस कंधे का है, ये जैसे बैलेंस बनता है तो ये कंधा हमारा ज्यादा नीचे की तरफ झुका हुआ है, ये ऊपर की तरफ है, तो हमें ऑपोजिट साइड में ही एक्सरसाइज करनी चाहिए, जिससे कि हमारे दोनों साइड में बैलेंस बन जाए। और लगभग इसमें आसन वगैरह ही बेनिफिशियल रहेंगे। आप लगभग इनके अंदर आसन वगैरह देख लीजिए, उससे आपका ये सही तरीके से याद हो जाएगा आपको। और रेमेडीज वगैरह हैं, यही आपको लगभग सब में सेम है, और जो प्रिकॉशंस वगैरह ये भी सब में सेम रहेंगे लेने, ठीक है। ये थी आपकी स्पाइनल कर्वेचर की है। देन फ्लैट फुट, कई बार क्या होता है फ्लैट फुट क्या होता है, एक जैसे इसको ना सपाट पैर भी बोलते हैं हम, जैसे कि पाँव रखते हैं अपना यहाँ पे नीचे जमीन पे, ये ऐसे थोड़ा सा ये रहता है हमारे पैर का,
तो ये सही होता है। कई बार जो इसको बोलते हैं सिंपल पैर, जो ये फ्लैट फुट जिसको डिफॉर्मिटीज बोलते हैं, ये पैर हमारा सही रहता है। कई बार हमारे पैर का ऐसे सीधा निशान आ जाता है, तो ये बोलते हैं फ्लैट फुट, पूरा पैर फ्लैट हो गया। चप्पल नहीं पहनते, जैसे हम चप्पल पहनने के बाद एक साइड से जो उभरा हुआ भाग सा रह जाता है अपना, तो अब वो चप्पलों से भी पता लग जाता है, जैसे नंगे पाँव वगैरह फर्श के ऊपर घूमने से उससे भी पता लग जाता है कि हमारा फ्लैट फुट है या नहीं है। और ये लगभग जो न्यू बोर्न बेबीज वगैरह हैं इनके अंदर मिलता है, लेकिन बाद में धीरे धीरे उनके पोस्चरल डिफॉर्मिटीज धीरे धीरे दूर हो जाती है। अच्छा, तो इसमें हम नेक्स्ट करेंगे इसके कोजेज। इसका कोज क्या रहता है, ये जो वीक मसल होती है उससे भी हो जाता है। अमंग विद दिस द रैपिड इंक्रीज इन बॉडी वेट, इम्प्रॉपर शूज एंड कैरिंग हैवी वेट्स फॉर ए लॉन्गर पीरियड। देन प्रिकॉशन क्या लेना चाहिए, द शूज शुड बी प्रॉपर शेप एंड साइज, डोंट वॉक barefoot for a long duration, obesity should be avoided, don't force on encourage the baby walk to in at a early age, high heeled shoes should be avoided। रेमेडीज वगैरह है, वॉकिंग ऑन हील्स, वॉकिंग ऑन इनर एंड आउटर साइड फीट, वॉकिंग ऑन टोज, स्किप ऑन द रोप। देन नोक नीज। नोक नीज कैसे होते हैं, हमारे जो पैर हैं कई बार ये बिल्कुल सीधे होते हैं, कई बार क्या होता है कि जो हमारे ये घुटने हैं ये हमारे थोड़े से मिलने लग जाते हैं या चलते हुए थोड़े मिलते हैं, और यहाँ पे पैरों के अंदर यहाँ पे थोड़ा सा ये थोड़े टेढ़े हो जाते हैं ऐसे, ये बोलते हैं नोक नीज। ऊपर से सेम आएंगे, ये कई बार बहुत कम बच्चों के अंदर देखने को मिलता है लगभग ये, लेकिन हो जाते हैं। तो फिर इसके लिए हम क्या करना चाहिए, दोनों पैरों के बीच में, घुटनों के बीच में गैप थोड़ा कम होता है और टखनों के बीच में गैप ज्यादा हो जाता है। ये विटामिन डी की वगैरह की कमी से हो जाता है, कैल्शियम कमी से हो जाता है, क्रोनिक जो डिजीज होते हैं, ओबेसिटी हो जाता है, कई बार फ्लैट फुट की वजह से भी ये हो जाता है, कैरिंग हैवी वेट्स हो जाता है। प्रिकॉशंस, बैलेंस डाइट वगैरह लेनी चाहिए, बच्चों को, छोटे बच्चों को ज्यादा जल्दी चलने के लिए फोर्स नहीं करने देना चाहिए। देन बो लेग्स इसके ऑपोजिट है। यहाँ पे क्या होता है, पैर वगैरह थोड़े से ये यहाँ पे जो पैर वगैरह हैं थोड़े बाहर की तरफ हो जाते हैं, बहुत धनुष के आकार के बन जाते हैं। घुटनों के अंदर गैप होता है, लेकिन जो टखने वगैरह हैं वो पास में होते हैं, यानी कि ये बिल्कुल इसके ऑपोजिट है। रेमेडीज और प्रिकॉशंस लगभग इनके सेम हैं। देन राउंड शोल्डर कंधे ऊपर से गोल की पोजीशन में हो जाते हैं, ठीक है। द शोल्डर बिकेम राउंड एंड समटाइम्स दे सीम टू बी फॉरवर्ड। ये रीजन होता है हेरिडिटी की वजह से हो जाता है। सिटिंग, स्टैंडिंग, वॉकिंग इन बेंट पोजीशन में ऑल्सो रिजल्ट इन राउंड शोल्डर्स। अच्छा, लैक ऑफ प्रॉपर एक्सरसाइज, बिकमिंग हैबिचुअल टू प्रेस द चेस्ट स्पेशली इन द टाइम ऑफ बेंच प्रेस में कॉज द शोल्डर राउंड शोल्डर। देन प्रिकॉशंस वगैरह में लेना चाहिए, डोंट सिट, वॉक और स्टैंड इन बेंट पोजीशन, अवॉइड टाइट फिटिंग क्लोथ्स, अवॉइड सीटिंग ऑन अनकंफर्टेबल फर्नीचर। रेमेडीज वगैरह आपको बताया था, हॉरिजॉन्टल, होल्ड द हॉरिजॉन्टल बार फॉर सम टाइम, परफॉर्म चक्रासन, धनुरासन, ठीक है। अब है करेक्टिव मेजर्स फॉर पोस्चरल डिफॉर्मिटीज। करेक्टिव मेजर्स में आपको जो बताया गया है ये सारी, इनमें लगभग आसन वगैरह को आप लोग देख लेना कि जैसे कि ये राउंड शोल्डर है, तो राउंड शोल्डर हमारे आगे की तरफ होते हैं, तो पीछे हमें हमारे ऐसे करना चाहिए जिससे हमारी बॉडी पीछे की तरफ जाए। जैसे कि अभी आपको बताया था धनुरासन करना है, चक्रासन करना है, ये सारे इसमें पेट हमारा जो है बाहर की तरफ आ जाता है, तो वो पेट जब बाहर की तरफ जाएगा तो बॉडी हमारी नॉर्मल सिंपल दिखेगी। करेक्टिव पोजेज में इनके लिए एक्सरसाइज होनी चाहिए। एक्सरसाइज बारबेल के ऊपर, वो जो स्विस बॉल होती है उसके ऊपर हो सकती है, डंबल्स वगैरह के ऊपर हो सकती है, हॉरिजॉन्टल बार वगैरह के ऊपर हो सकती है, और योगासन इनके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ठीक, थैंक यू बेटा। अगर कोई डाउट है तो आप लिख सकते हैं इसमें। थैंक यू।